दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हिंदी में एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल फिर भी नहीं गया। अब इस कहावत का मतलब क्या है और मैं ये कहावत क्यों कह रहा हूँ। सरकार को देखें तो प्रधानमंत्री ने अपने ही बनाए कानून को वापस ले लिया, पार्लियामेंट से पास कराए कानून को उन्होंने रिपील करा दिया, लेकिन अब किसानों के साथ जो उनकी बाकी मांगे हैं उस पे बातचीत करने के लिए अभी भी वो सौदेबाजी कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं रस्सी जल गया। सरकार ने अपने पूरे पोजीशन से क्लाइम डाउन करते हुए अपने ही बनाए हुए विधेयक को, कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, लेकिन जो किसानों की छोटी मोटी मांगे हैं उसको लेकर अभी भी सौदेबाजी कर रहे हैं, अभी भी वो किंतु परंतु उस पर जारी है। अब ये ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर सरकार को लगता है कि किसानों से सौदेबाजी की जानी चाहिए, किसानों के साथ मोल भाव किया जाना चाहिए। और इन सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान, और अब जबकि आंदोलन खत्म हो चुका है एक तरह से और किसान वापस जाने की रास्ते पर हैं, क्योंकि जो लगातार कल बैठकें हुई थी, आज जो बैठक हो रही है, तो उससे एक मूड लग रहा है कि जो मांगे हैं उसके बाद किसान अपने अपने घरों की तरफ वापस लौट जाएंगे। तो इससे मोदी सरकार के कामकाज करने के तरीकों पर क्या संकेत मिलता है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात किसान आंदोलन की। जो सरकार की तरफ से ड्राफ्ट किया है उसमें जो सरकार ने किसानों के पास जो रिटन एश्योरेंस या कहें कि एक रिटन ड्राफ्ट भेजा है, उसके तहत जो 3-4 मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सरकार ने जो एमएसपी को लेकर कमेटी बनाने की बात कही है, उस कमेटी में सरकार ने कहा है कि सरकार के नुमाइंदे होंगे, किसान संगठन के नुमाइंदे होंगे और एक्सपर्ट्स होंगे और कुछ वैसे लोग भी होंगे जो इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, यानी कि किसान संगठनों के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव और अलग अलग तरह के जो वॉइस उठाने वाले लोग हैं वो सब लोग शामिल होंगे। अब किसान संगठन का कहना है कि जो कमेटी होनी चाहिए वो सिर्फ सरकार की और किसान संगठनों की होनी चाहिए, क्योंकि सरकार इस कमेटी के जरिए कोशिश ये करेगी कि एमएसपी पर एक राय न बन पाए, और इसलिए सरकार ने किसान संगठन के उन नुमाइंदों को भी शामिल करने की इच्छा जताई है जो कि एक तरह से सरकार के पिट्ठू हैं, यानी कि सरकार की आवाज़ है और इस पूरे आंदोलन के दौरान वो सरकार की भाषा बोल रहे थे। तो वैसे लोगों को कमेटी में शामिल करने का ये मतलब है कि सरकार की जो इरादे हैं, जो नीयत है, अब भी साफ नहीं है एमएसपी को लेकर, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि जो कमेटी होगी उसमें किसान संगठन के लोग, सरकार के लोग, इन सब की मेजॉरिटी होगी, और जो असल जो किसान संगठन है जो कि 14 महीने से आंदोलन कर रहे हैं उनकी माइनॉरिटी होगी। सरकार अपने एजेंडे के हिसाब से अपने बनाए हुए किसान संगठनों को ले लेगी, उनके नेताओं को ले लेगी, और मेजॉरिटी की वॉइस जो होगी वो एमएसपी पर सरकार कहेगी। मेजॉरिटी की राय ये है कि एमएसपी एक तरह से लीगल गारंटी उसको नहीं बनाया जा सकता। तो किसान संगठनों की जो पहली शर्त है कि इसमें जो नुमाइंदे हों वो किसान संगठनों के हों और सरकार के हो, न कि पिट्ठू के जो बनाए हुए नेता हैं वो लोग सरकार उसको कमेटी में शामिल करे। दूसरी जो सरकार जिस शर्तों पे अभी भी मोल भाव कर रही है वो है, सरकार ने जो 3-4 किसान संगठनों की मांग थी। पहली जो मांग थी कि एमएसपी को आप इसको लीगलाइज करें। दूसरी जो मांग थी, जो किसान संगठनों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस किया जाए। सरकार ने कहा कि ठीक है, मुकदमे वापस करने को तैयार है, लेकिन पहले आप आंदोलन खत्म करने का भरोसा दें और इसका ऐलान करें और अपने घरों की तरफ लौटें। किसान संगठन कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि अगर वो उन्होंने आंदोलन खत्म कर लिया और अपने अपने घरों की तरफ लौट गए तो मंदसौर की तरह जो मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ था उसमें लगाई गई एफआईआर अभी भी चल रही है। तो सरकार के जो अलग अलग किसान संगठन के नेताओं के ऊपर उन्होंने एफआईआर लगाए हैं, हरियाणा से लेकर पंजाब, यूपी में, वो सब वैसे ही जारी रहेगी, क्योंकि सरकार तो एक बार वादा करके आंदोलन को खत्म करा लेगी और उसके बाद एफआईआर जारी रहेगा। तो इसीलिए पहले आप एफआईआर जो दर्ज हुए हैं उनके खत्म होने की घोषणा करें, उसको, उस प्रोसेस को एक टाइम बाउंड मैनर में खत्म करने की गारंटी दे कि 1 हफ्ता के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर वो सारे जो एफआईआर हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। ओपन एंडेड इस तरह की एश्योरेंस पर किसान संगठन वापस नहीं जाएंगे। तीसरी जो मांग ये है कि जिस तरह से कंपनसेशन का जो पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया था कि 5 लाख जो मृतक परिवार हैं उनको दिया
दिया जाएगा और रोजगार पंजाब सरकार देगी। केंद्र सरकार 2 लाख कंपनसेशन देना चाहती है, तो क्यों नहीं आप पंजाब के मॉडल को एडॉप्ट करते हैं, कंपनसेशन ज़्यादा देते हैं किसान संगठनों को, क्योंकि उनकी मांग है कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी में सरकार ने एक बड़ा कंपनसेशन दिया है, 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया है, तो यहाँ पे सरकार 5 लाख के कंपनसेशन पे भी क्यों तैयार नहीं हो रही है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमेंडमेंट है, जिसको लेकर सरकार पहले भी साफ कह चुकी है कि वो किसान संगठनों की मोटी मोटी बातें मानने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन ये सारे मुद्दे जो सरकार कमेटी बनाने वाली है उसमें डिस्कस करने के अलावा उस पर एक टाइम बाउंड मैनर में रिटन एश्योरेंस आते हैं कि ये सारे मुद्दे सरकार कमिट करे, तभी वो अपना जो बुढ़िया बिस्तर है वो सिंधु बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से हटाए। क्योंकि उन्हें अभी भी शक है कि जिस तरह से पिछले 1 साल में सरकार ने तमाम वो हथकंडे अपनाए, चाहे वो उन्हें उग्रवादी खालिस्तानी घोषित करने से लेकर तमाम वो मेथड अपनाए गए इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, तो सरकार एक बार आंदोलन खत्म करने के बाद इन सारे हथकंडों का इस्तेमाल कर सकती है। एमएसपी से सरकार पीछे जा सकती है, सरकार कंपनसेशन के मुद्दे पर गोल मटोल 2 लाख कंपनसेशन देकर हट सकती है। इसके अलावा जो एफआईआर का मुद्दा है उस पर भी सरकार एक तरह से, जिस तरह से मंदसौर की घटना का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि सरकार इस पर भी टालमटोल कर सकती है। लेकिन अब इस पूरे एपिसोड से एक तरह से ज़्यादातर जो मांगे हैं वो कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है जिस पे सरकार को कोई बहुत ज़्यादा अड़चन होनी चाहिए, सिर्फ एमएसपी को छोड़कर। लेकिन अगर आप देखें पूरे किसान आंदोलन को, पूरे 14 महीने 15 महीने के कार्यकाल को देखें जिसमें कि किसानों ने बुढ़िया बिस्तर बांधकर इस दिल्ली बॉर्डर पर धरना दिया था, तो उससे सरकार के कामकाज के करने के तरीके या फिर मोदी सरकार किस तरह से कामकाज करती है उसको अगर आप डिकोड करें तो 3-4 मुख्य बिंदु आपको सामने नजर आते हैं कि किसान आंदोलन की सफलता कहें या फिर मोदी सरकार की विफलता कहें या सरकार कैसे कामकाज करती है, उसके 3-4 बिंदु आप समझ सकते हैं। पहला बिंदु क्या है? पहला कोडवर्ड है किसान, फार्मर्स, यानी कि सरकार किसी कीमत पर किसी मुद्दे पर तभी डरती है जब उसमें फार्मर्स यानी कि किसान इन्वॉल्व हों। गरीब इन्वॉल्व हों सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब शब्द जो है वो होमोजीनियस इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। गरीब कोई भी हो सकता है और गरीबी की कोई डेफिनेशन जो है उसके तहत जो गरीब हैं वो कोई एकजुट होकर कोई एक जिसको कहते हैं कि वोट बैंक के रूप में नहीं है। तो इसलिए गरीब और गरीबी से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेरोजगारी कितनी भी रहे, कितना % भी बढ़ जाए, लेकिन सरकार को लगता है कि ये होमोजीनियस इलेक्ट्रोल कंपोनेंट नहीं है सरकार को हराने के लिए। सरकार को डर लगता है फार्मर्स से, यानी कि किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं एक एकजुट वोट बैंक है। चाहे आप देखिए कि मोदी सरकार का पहला टेन्यर लैंड एक्विजिशन का बिल, जहां पे फार्मर्स इकट्ठा थे क्योंकि उनको डर था उनकी जमीन छीन जाएगी, फार्मर्स इकट्ठा हुए, सरकार को लैंड एक्विजिशन बिल को रद्दी की टोकरी में फेंकना पड़ा। फार्मर्स एकजुट हुए इस 3 कानून पर, सरकार को इस बिल को भी वापस लेना पड़ा। तो फार्मर्स जो शब्द है उससे सरकार को डर लगता है, क्योंकि लगता है सरकार को कि ये सब इकट्ठा हो गए तो सरकार को चुनाव पे असर पड़ेगा, और चुनाव में हारने का मतलब, यानी कि मोदी को सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो चुनाव में हारने से। इसके अलावा उनको किसी बात से डर नहीं लगता। दूसरा जो इस पूरे सरकार के कामकाज करने के तरीके पर इस फार्मर एसोसिएशन से, इस फार्मर प्रोटेस्ट से जो सामने आता है कि सरकार जो भी कानून बनाती है उसकी ड्राफ्टिंग काफ़ी पुअर होती है। यानी कि पुअर ड्राफ्टिंग एक दूसरा कोडवर्ड है सरकार के कामकाज करने के तरीकों पे एक रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि ये पुअर ड्राफ्टिंग तभी सामने आती है जब कोई प्रेशर ग्रुप उस पुअर ड्राफ्टिंग को सामने लाता है। मसलन कि फार्मर्स का जो एजिटेशन था उसमें जो कानून बने थे उसकी ड्राफ्टिंग को अगर देखिए, या लैंड एक्विजिशन की ड्राफ्टिंग को देखिए, तो उसमें काफ़ी समानता है, काफ़ी सिमिलरिटी है। कोई ब्यूरोक्रेट इस तरह की ड्राफ्टिंग, जब ये आंदोलन चल रहा था तो मोदी सरकार के एक मंत्री ने कहा कि कोई ड्राफ्टिंग ऐसे कैसे हो सकती है, या किसी मंत्री ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ब्यूरोक्रेट किसी बिल की ड्राफ्टिंग ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जिसमें उस बिल में यह प्रावधान हो कि इस कानून को भारत की किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या भारत के संविधान में ऐसा हो सकता है कि किसी कानून को सिविल कोर्ट में चैलेंज न किया जाए, और उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई जो SDM उस मामलों
को देखेगा, और एसडीएम चूंकि सरकार का अपॉइंटी ऑफिसर होता है तो इसलिए एसडीएम सरकार के अनुशंसा के हिसाब से, सरकार के ऊपर के डायरेक्टिव के हिसाब से किसानों की एप्लीकेशन में फैसला करेगा। तो यानी कि पुअर ड्राफ्टिंग एक दूसरा कोड वर्ड है जो आप देखें कि अगर प्रेशर ग्रुप सामने नहीं आता तो किसी भी कानून की पुअर ड्राफ्टिंग सामने नहीं आ पाती। तीसरा जो कोड वर्ड है सरकार के कामकाज करने के तरीकों पर, ब्यूरोक्रेट्स और जो पॉलिसी मेकर हैं उस पर मोदी का ज़्यादा भरोसा। आप देखें डिमोनेटाइजेशन, आप लैंड एक्विजिशन बिल, फार्मर्स कानून बिल, तमाम विधेयकों पर, तमाम ऐसे फैसलों पर उन्होंने ब्यूरोक्रेट पे ज़्यादा भरोसा किया। और आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि डिमोनेटाइजेशन जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था तो उस समय सरकार के एक मंत्री से मैंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री ने इसका जो रिस्क फैक्टर है उसको एनालाइज किया था और आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? तो उस मंत्री ने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उसके ठीक बाद यूपी का चुनाव था, तो पीएम ने कहा कि अगर यूपी चुनाव में हारेंगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, यानी कि मैं अपने रिस्क पर इस फैसले को इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ। और जिन लोगों ने भी उन्हें काउंसिल किया था नोटबंदी करने के लिए, बाद में एक तरह से सामने आया कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। उसी तरह से लैंड एक्विजिशन का बिल या फिर तीन जो फार्मर्स कानून है, क्योंकि इन दोनों बिलों पर भी सरकार को नीति आयोग के जो ऑफिसर थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री को कन्विंस किया था कि ये एक रिफॉर्म पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन होगा और सरकार इससे बहुत आगे जाएगी दोनों सेक्टर में तब्दीली लाने के लिए। तो यानी कि सरकार ने, खास करके प्रधानमंत्री ने, अपनी जो पॉलिटिकल कैपिटल, अपना जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी बातें नहीं सुनी या उनसे डिस्कस नहीं किया। उनके विचारों को इम्प्लीमेंट करने की तो बात छोड़ दी, उनके विचारों को उन्होंने लेना भी ठीक नहीं समझा, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स, नीति आयोग पे उन्होंने ज़्यादा भरोसा करना उचित समझा। तो ये सारे कुछ मिलाकर ऐसे बिंदु हैं जो कि इस फार्म प्रोटेस्ट से सामने आते हैं कि अगर आपकी मांगे जायज़ हो, अगर आपकी बातों में वजन हो, आप अपने आंदोलन को सस्टेन ढंग से अपनी बातों पर अड़े रहेंगे तो सरकार पीछे हटने के लिए भी कोई सरकार को दिक्कत नहीं है, सरकार पीछे भी हट सकती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी को हराना नामुमकिन है, ये संभव नहीं है, उनके लिए एक ये पाठशाला है कि ये सारे ऐसे कोडवर्ड हैं, ये सारे ऐसे शब्द हैं और काम करने के तरीके हैं जिस पे कि आप ध्यान देकर मोदी की जो न हारने की जो एक एबिलिटी है उसको आप चुनौती दे सकते हैं। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।